Hello friends, welcome back. I am Vivek Singhal from tradingwithvivek.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में। और एसबीआई कार्ड को लेकर खबरें कुछ आई थी। जैसा हम यहाँ पर सर्च करते हैं, सो मुकेश अंबानी सेट टू एंटर 1,33,000 करोड़ इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट, वर्किंग विद बिग बैंक टू लॉन्च। सो एक तो डीएनए ने इस न्यूज़ को छापा 2 days बैक, और एक यहाँ पर टेक क्रंच ने इसको पब्लिश किया था 3 days बैक, यानी कि फ्राइडे को इवनिंग में। और इसके बाद इसी खबर को यहाँ पर पब्लिश किया इकोनॉमिक टाइम्स मलयालम वर्जन में। बाकी नॉर्मल वर्जन में ये कहीं नहीं आया। तो जब इसको डिटेल में देखते हैं तो डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है मुकेश अंबानी सेट टू एंटर अगेन द सेम लाइन। और यहाँ पर रिलायंस एसबीआई कार्ड करके यहाँ पर शायद ये इस तरह से क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है, जैसे रिलायंस है जॉइन हैंड्स विद वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट बैंक्स द एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू लॉन्च 2 credit cards on the Indian indigenous rupee network according to a report from the TechCrunch। यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम द टेक क्रंच, इन्होंने इस बात को यहाँ पर टेक क्रंच ने जो रिपोर्ट छापी है उसको यहाँ पर रिपब्लिश किया है अपनी तरफ से। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा समझा जाता है इस लाइन को पढ़ने के बाद में, कि अपनी तरफ से कोई वर्किंग नहीं की। टेक क्रंच ने कुछ बोला, उसको एज इट इज उठाकर उनका यहाँ पर बात बोलकर कि उन्होंने ऐसा छापा है और अपने पास से उस न्यूज को छाप दिया। और सेम ही काम यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया। ये मलयालम वर्जन था, मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, तो एग्जैक्टली सेम लाइंस यहाँ पर भी पब्लिश की गई बिल्कुल इसी तरीके से। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज टारगेटिंग 1,33,000 करोड़ इंडियन क्रेडिट कार्ड सेगमेंट। Reliance co-branded credit cards, Reliance SBI credit cards, may soon be launched in association with SBI. Now, TechCrunch reports that Ambani will launch 2 credit cards on India's indigenous रुपए नेटवर्क इन एसोसिएशन विद एसबीआई। यानी कि इन्होंने भी जो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया वो टेक क्रंच के बेस पर ही किया, कि टेक क्रंच ने यहाँ पर इस बात को बोला है। टेक क्रंच ने ये रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की थी। और जब टेक क्रंच की हम यहाँ पर बात करते हैं कि टेक क्रंच एक्चुअल में क्या है, तो टेक क्रंच को लेकर अगर हम यहाँ पर सर्च करें व्हाट इज टेक क्रंच, तो ये एक अमेरिकन कंपनी है। एंड 2010 में इसको एओएल ने एक्वायर किया था $25 मिलियन में। $25 मिलियन बड़ी छोटी सी अमाउंट है, लेकिन 2010 में क्या था, अभी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, इस तरह की चीजें, मार्केट कैप तो शायद पता नहीं चलेगा कि कितनी बड़ी कंपनी है। द टेक जायंट फर्स्ट रीच्ड ए 3 ट्रिलियन मार्केट कैप back in January 2022 but failed to close at that level। So ये एप्पल की बात करें। टेक क्रंच एक्चुअल में एक रिपोर्टिंग वेबसाइट ही नजर आती है, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता, सर्च करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पता चलता है, टेक क्रंच इज एन अमेरिकन ग्लोबल ऑनलाइन न्यूज़पेपर। सो बेसिकली ऑनलाइन न्यूज़पेपर है जो अमेरिका बेस्ड है। अब यहाँ पर इंडियन मार्केट को लेकर बात हो रही है, यहाँ पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर बात हो रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो डीमर्ज कंपनी है जियो फाइनेंशियल, उसको लेकर बात हो रही है। लेकिन इंडियन न्यूज़पेपर ने कहीं पर भी अपनी तरफ से कुछ पब्लिश नहीं किया, अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। अमेरिका का ऑनलाइन न्यूज़पेपर इस बारे में बात कर रहा है, और उसी बात को यहाँ पर डीएनए और इकोनॉमिक टाइम्स पब्लिश कर रहे हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स भी यहाँ पर मलयालम वर्जन में पब्लिश कर रहे हैं, बाकी किसी वर्जन में पब्लिश नहीं कर रहे हैं। इस बात से पता क्या चलता है, इस बात से देखो माइंड में डाउट्स आते हैं। डाउट्स किस तरह के आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस न्यूज़ के चलते किसी बड़े इन्वेस्टर को मार्केट में अपने मींस एसबीआई कार्ड से निकलना था, तो उन्होंने न्यूज़ पब्लिश कराई, एक दो से इसको रिप्रोड्यूस कराया, एंडोर्स कराया एक तरीके से, और यहाँ पर खुद से निकलने की कोशिश की गई कि पब्लिक यहाँ पर बाय करना शुरू करेगी और आप यहाँ पर निकल जाओ इससे। तो ये एक सिचुएशन आती है। दूसरा ये आता है कि हो सकता है ये बात सही हो, अभी इस बात को दबा कर रखा गया हो, लेकिन अमेरिकन वेबसाइट ने इसको पब्लिश कर दिया, उसको पता चला हो, और यहाँ पर बल्क में पहले चुपचाप बाइंग की जाए।
स्टॉक मार्केट आज 5% डाउन बंद हुआ है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पहले डाउन कराया जाए, बाइंग की जाए और फिर बाइंग कराने के बाद में फिर यहां से लेकर चला जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है अचानक से न्यूज का पता चला हो। इस तरह की न्यूज अगर अचानक से पता चले तो ऑपरेटर को खरीदने का मौका अभी तक नहीं मिला होगा और शायद ऑपरेटर पहले बाय करना चाहता हो। तो ये दो सिचुएशन अराइज होती हैं। थर्ड ये होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इस तरह की कोई बात नहीं है, तो उस केस में एसबीआई में बात किया मींस क्या कैसे काम किया जाए। तो सबसे पहले एक यही सिचुएशन देखते हैं कि कुछ भी नहीं है, उस केस में एसबीआई कैसा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहली बात तो 30 के पी पर आ गया है, जो एक वेरी रीजनेबल पी है। अगर हम लास्ट मींस अवेलेबल डेटा की टोटल बात करने लगे तो जो मीडियन पी है वो 62 है और अभी 30 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एवरेज पी के हाफ पर ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा मींस अगर हम इसी के खुद के पीई से कंपेयर इसको करने लगे तो हमें ये सस्ती नजर आती है वैल्यूएशन बेस पर। उसके बाद में हम यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। जो प्राइस टू बुक वैल्यू मीडियन है, यानी कि एवरेज मान सकते हो आप इसको, तो वो 11.5 थी, अभी कम होकर ये 6.3 हो गई है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया ये भी। उसके बाद में अगर इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखने लगे तो कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस है। लास्ट 10 ईयर्स में इस कंपनी की रेवेन्यू 15 टाइम्स ग्रो की है और जो नेट प्रॉफिट है 136 करोड़ से ग्रो होते हुए ये 2300 करोड़ हुआ है। ये भी ऑलमोस्ट आप 15 टाइम्स ही कह सकते हो। तो 15 टाइम्स रेवेन्यू और 15 टाइम्स यहां पर नेट प्रॉफिट ग्रो होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड जल्दी से देखने को नहीं मिलता। उसके साथ में अगर हम इंडियन मार्केट में क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर एक मींस डेंसिटी देखें, इसका अगर हम टोटल मिलाकर ये देखें कि हाउ मेनी पीपल यूज क्रेडिट कार्ड्स इन कंपैरिजन ऑफ अदर डेवलप्ड मार्केट, तो इंडिया में इसका जो अभी यूज है बहुत कम है और कहीं से भी ये मार्केट अभी मैच्योर मार्केट होती हुई नजर नहीं आती। ऐसा नजर नहीं आता कि बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में ये सैचुरेशन आ जाएगा और इसकी जो ग्रोथ है क्रेडिट कार्ड्स की वो कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड का यूज होना थोड़ा सा कम हुआ था जब यूपीआई आया था, क्योंकि जहां हम छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते थे और क्रेडिट कार्ड कंपनीज को उसके ऊपर सर्विस फीस मिलती थी, तो अभी वो पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू हो जाती थी, तो यहां पर यूज थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन छोटी छोटी पेमेंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ उस फीस को लेकर। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि जब डिले हो जाए और पेमेंट करने में डिले हो जाए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वहां से मेन इनकम होती है। अब क्योंकि यूपीआई का यूज होता था तो ये चीज कम हो गई थी, लेकिन अभी क्या हुआ है वापस से यूपीआई के साथ आप क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर सकते हो। और जब पहले सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड को लिंक कर पाते थे यूपीआई से या वैलेट में पैसे ट्रांसफर कर पाते थे, अभी क्रेडिट कार्ड को वहां पर लिंक कर सकते हो और जब आप यूपीआई से पेमेंट करोगे, आप क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करोगे, तो आप पेमेंट जो होगी वो क्रेडिट कार्ड से होगी। तो ये जो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था वो वापस से पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर बन गया है, तो वो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया है। उसके साथ में अगर हम लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो 603 करोड़ रुपीस का जो नेट प्रॉफिट है वो अगर हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करने लगे तो हाईएस्ट एवर है। अगर हम यहाँ पर 722 करोड़ रुपीस का हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखते हैं तो वो हाईएस्ट एवर है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इससे पहले सिर्फ और सिर्फ जून 2022 में इससे ज्यादा आया था, उससे पहले कभी नहीं आया। और उसमें भी अदर इनकम का मेन रोल कह सकते हैं, या उस चीज को इग्नोर भी किया जाए तो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है यहाँ पर। लेकिन अभी कम क्यों है और पहले प्रॉफिट ज्यादा क्यों था, इस चीज के लिए सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड पर जब हम पेमेंट डिले कर देते हैं और वहां पर इंटरेस्ट का जो चार्ज लगता है वो एक्चुअल में जो हमारे इंटरेस्ट रेट हैं जो अभी 6.5% है आरबीआई की तरफ से, उसके ऊपर या नीचे जाने से क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो चार्ज लगता है, इंटरेस्ट चार्ज लगाते हैं, उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं आता। ये होम लोन की तरह से वेरी नहीं करता। मेजोरिटी ऑफ केसेस में सारे ही क्रेडिट कार्ड 3.75% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, चाहे जो रेट हो, इंटरेस्ट रेट हो, चाहे वो 6.5% हो या फिर जो वन ईयर बैक था, 1.5 ईयर बैक था 4.5%, चाहे फिर वो हो। यानी कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है एसबीआई, उसके जो बोरोइंग कॉस्ट है वो तो इंक्रीज हो गई 4.5% ऑन एन एवरेज से। हम एक जनरल सा रेट ले लेते हैं, उससे ज्यादा होगा, 2% और ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आरबीआई का रेट भी लेने लगे तो 4.5% से बढ़कर 6.5% हो गई। तो यहां पर बोरोइंग कॉस्ट तो बढ़ गई, लेकिन जो लैंडिंग है, जो इनकम आनी है कस्टमर से, वो सेम है 3.75%। तो इसीलिए यहां पर मार्जिन प्रेशर आता है। और यही चीज हम यहां पर देख सकते हैं कि जब हमारी रेवेन्यू तो 3100 करोड़ से बढ़कर 4100 करोड़ हो गई,
लेकिन नेट प्रॉफिट यहां पर थोड़ा सा कम हो गया। अब ये क्या सिनेरियो यहां पर लगातार ऐसे ही रहने वाला है? तो यहां पर दो सिनेरियो आते हैं, या तो इंटरेस्ट रेट यहां पर कम होने शुरू हो जाएंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू नहीं भी हुए तो भी जो यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ है उसके चलते नेट प्रॉफिट अपने आप से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कीपिंग इन माइंड जैसे लास्ट 3 क्वार्टर से यहां पर जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो 18% मेंटेन्ड है और रेवेन्यू बढ़ती जा रही है। तो यहां पर रेवेन्यू बढ़ते जाने से फाइनेंसिंग मार्जिन सेम भी रहेगा तो भी नेट प्रॉफिट यहां पर बढ़ता चला जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू होंगे तो यहां पर नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। तो अगर ये न्यूज नहीं भी देखी जाए, इंडिपेंडेंट यहां पर स्टडी भी की जाए इस स्टॉक की, तो भी हर तरीके से फाइनेंशियल्स ग्रोइंग है। 15 टाइम्स हुआ है रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट लास्ट 10 इयर्स में। ये एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। अब इसके साथ में अब हम ये देखते हैं कि अगर ये न्यूज सही हुई या सही नहीं हुई, दोनों ही सिनेरियो में रिजल्ट सेम है। अगर हम एसबीआई का ओवरऑल चार्ट देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हाई बना था लिस्टिंग डे, उसी प्राइस पर आज स्टॉक प्राइस बंद हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो लिस्टिंग डेट था वो 17 मार्च था, 16 मार्च 2022, 16 मार्च 2020। और अभी ऑलमोस्ट 3.5 years बैक स्टॉक सेम प्राइस पर अवेलेबल है। अब अगर हम देखें कि मार्च 2020 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो कितना था, 1245 करोड़ रुपीस था, और अभी जो नेट प्रॉफिट है वो 2300 करोड़ है। ऑलमोस्ट 100% बढ़ गया है नेट प्रॉफिट, और स्टॉक सेम प्राइस पर अवेलेबल है। तो अपने आप में ये चीज अच्छी हो जाती है। उसके साथ में आज की न्यूज के बाद अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखने लगे, तो छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हुए एक अलग ही सिनेरियो नजर आता है। मैंने 1 मिनट का चार्ट ओपन किया, और जब फर्स्ट 3 मिनट्स में 4 मिनट्स में स्टॉक प्राइस को यहां पर गिराया गया, सो दिस इज द फर्स्ट कैंडल। यहां पर अगर हम देखें, दिस इज फर्स्ट कैंडल, उसके बाद में दिस इज सेकंड कैंडल, सेकंड मिनट, दिस इज थर्ड मिनट, एंड दिस इज फोर्थ मिनट। यानी कि फर्स्ट 4 मिनट्स में स्टॉक प्राइस गिराया गया और वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम रही। उसके बाद में जब स्टॉक प्राइस नीचे आ गया तो आप देखोगे कि ये सारा का सारा माल भर लिया गया। यानी कि जितना वॉल्यूम पहले था फर्स्ट 4 मिनट में, उससे ज्यादा वॉल्यूम यहां पर आया, और ये लगातार ये पूरी बाइंग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद में पूरे दिन स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर नीचे नहीं आया। यानी कि यहां पर अगर सपोज दो केसेस हैं, किसी कोई माल निकालना चाह रहा था तो फर्स्ट 4 मिनट्स में उसने माल निकालना शुरू किया। उसके बाद में यहां पर जो इस कंपनी को अच्छे से समझते हैं, इस स्टॉक में विश्वास रखते हैं, उन्होंने यहां पर अच्छे से बाइंग शुरू कर दी और उसका सारा माल एक ही लेवल पर रोककर लगातार भरते गए। सो दिस इज वन सिनेरियो कि ये न्यूज फेक थी, और न्यूज फेक के चक्कर में कोई माल निकालना चाहता था, माल निकालने की कोशिश की। फर्स्ट 4 मिनट्स में उसने माल निकालना शुरू किया, स्टॉक प्राइस 5-6% नीचे आया, और जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं, जो इस कंपनी में विश्वास रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो ये सारी बातों को सेम तरीके से समझते हैं जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग से लेकर अब तक समझाने की कोशिश की, उन्होंने यहां पर बाइंग शुरू कर दी और स्टॉक प्राइस को यहां पर सपोर्ट मिल गया। सो दिस इज सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो दूसरा कौन सा है कि यहां पर ये न्यूज सच होने वाली है। ऑपरेटर पहले खुद बाय करना चाहता था और उसके बाद में स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाएगा। तो अगर ये सिनेरियो है तो उस सिनेरियो में भी यही देखा जाएगा। पहले ऑपरेटर ने जो फर्स्ट 4 मिनट्स की कैंडल बनी, जब स्टॉक प्राइस नीचे आया है यहां पर, तो ये ऑपरेटर ही लेकर आया। पहले थोड़ा सा माल निकाला, उसके बाद में जब पैनिक आया और पैनिक में रिटेलर्स ने बेचना शुरू किया होगा तो सारा माल भर लिया। तो दोनों ही केस में फर्स्ट 4 मिनट्स के बाद यहां पर अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो अगर डेली चार्ट देखने लगे तो डेली चार्ट में हमें यहां पर यह नजर आता है कि जो वॉल्यूम है वो एक रेड वॉल्यूम है, स्टॉक प्राइस नीचे आया, ये बेयर साइन है। लेकिन अगर 1 मिनट चार्ट पर इसको देखा जाए और समझा जाए तो ये बेयर कैंडल नहीं है, ये यहां पर बिकवाली नहीं हुई है। ये एक्चुअल में पहले 4 मिनट्स में स्टॉक प्राइस को गिराया गया, उसके बाद में सारा माल यहां पर भरा गया है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, कभी भी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल प्राइस को नहीं देखना चाहिए, हमें उसके बिजनेस को भी समझना चाहिए, यहाँ पर फंडामेंटल्स को भी समझना चाहिए, न्यूज किसने छापी उन न्यूज को डिटेल में रीड करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर हेडलाइंस देखकर चलेंगे तो यहाँ पर शायद हम फंस जाएंगे स्टॉक्स में।
और न्यूज़ जो एक्चुअल में न्यूज़ नहीं है, जो ऑपरेटर का गेम हो सकता है, उसमें फंस जाएंगे और शिकार हो जाएंगे। अपने स्टॉक को हम निकाल देंगे लोअर प्राइस पर, जबकि वो शायद बाय करने का टाइम होगा ऑपरेटर्स के साथ में। वन मोर पॉइंट यहाँ पर, अगर हम टेक्निकल चार्ट की भी बात करने लगे यहाँ, तो यहाँ पर एक अच्छी सी रेंज बाउंड स्ट्रेटजी जो पहले से मैंने डिस्कस की हुई है, अगर आप उसको देखोगे तो वो बनती है। और उसमें मैंने बताया था कि 20% से ज्यादा का यहाँ पर रेंज होना चाहिए और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन, दोनों ही कंडीशन हमारी मीट होती है। हम यहाँ पर देख चुके हैं कि हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है 2300 करोड़ एंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है ये। और यहाँ पर टेक्निकली भी 24% की रेंज है। तो पहले यहाँ पर ये स्टॉक प्राइस ऊपर गया, उसके बाद में सेम रेंज में वापस से ऊपर गया, तीसरे थर्ड टाइम इसने फिर से इसी तरह का यहाँ पर रेंज बनाया और ऊपर गया। और कितना टाइम लगा हर बार 24% का यहाँ पर एक अपमूव आने में। तो हम फर्स्ट रेंज को देखते हैं 170 डेज, लेस देन 6 मंथ्स। हम यहाँ पर सेकंड रेंज देखते हैं कि जब इसने नीचे टच किया और सेम प्राइस पर गया तो 155 डेज, यानी कि 5 मंथ्स एंड 5 डेज। ये 5 डेज भी नहीं होंगे क्योंकि 31 डेज वाले भी मंथ्स हैं इसमें, तो 5 मंथ्स हुए 24% अप मूवमेंट में। और थर्ड टाइम जब यहां पर इसने टच किया और हम देखें कितना टाइम लगा, अगेन 134 डेज, यानी कि 4.5 मंथ्स अभी वापस से इसने टच किया। मैं कहता हूं अगर 6 मंथ्स भी लगे और 24% गेन भी आए तो यहां पर ये अच्छा खासा एक मूवमेंट नजर आता है। और ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है सारे चीजों को समझते हुए। बट अगेन आई वुड से कि मेरे कहने से आपने कुछ भी परचेज नहीं करना है, मेरे कहने से यहाँ पर चीजों को समझना है। मेरा पर्पस आपके लिए जो वीडियो बनाकर मैं वीडियो बनाता हूँ, जो अपने लिए एनालाइज करता हूँ और उन्हीं चीजों को यहाँ पर वीडियो के रूप में आपके सामने लेकर आता हूँ, उसका पर्पस होता है कि आप यहाँ पर खुद से सीख कर करो, किसी के कहने से नहीं करो, चीजों को समझना शुरू करो। और जब चीजों को खुद से समझकर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें हमारी कन्विक्शन होती है और उसी कन्विक्शन के बेस पर हम उसको होल्ड कर पाते हैं। और स्टॉक प्राइस के बाय करने के बाद और नीचे जाने के बावजूद भी हम उसको बाय कर पाते हैं या फिर हम उसको और एवरेज कर पाते हैं। लेकिन जब हम एवरेजिंग की बात करते हैं तो मैं एक जनरल सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी सिचुएशन में एक स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसा नहीं लगाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी बहुत ही सुपर्ब है, तब भी उस सिचुएशन में भी हमें 10% से ज्यादा एक स्टॉक में कभी नहीं जाना चाहिए। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर रखा जाए तो हमेशा अनफोर्सीन सिचुएशंस में या अनफोर्सीन यहाँ पर वॉलेटिलिटी में कि बाय करने के बाद स्टॉक प्राइस और नीचे चला गया तो हमें घबराहट नहीं होती, क्योंकि अगर हमने 10% भी लगाया और स्टॉक प्राइस 20% भी उसके बाद नीचे चला गया तो टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर सिर्फ 2% का इंपैक्ट आता है। और 2% का इंपैक्ट कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होता। इसी बीच में जो बाकी स्टॉक्स हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं और ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर किसी भी नेगेटिव न्यूज का या नेगेटिव वोलेटिलिटी का इंपैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पर नजर नहीं आता और हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच से ट्रेड करते हुए यहाँ पर मार्केट में पैसा कमा पाते हैं। तो मेरा पर्पस यहाँ पर आपको सिखाना है। आप सारी चीजों को खुद से एनालाइज करो, बैक टेस्ट करो और न्यूज जब भी कोई आए उसके डिटेल में जरूर पढ़कर देखो कि ये न्यूज इसके बीच में इंग्लिश को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया है। यहाँ पर इंग्लिश का यूज करके हेडलाइन कुछ और होती है और अंदर कुछ और ही नजर आता है। जैसे इसी सिचुएशन में ना तो डीएनए ने अपना कुछ यहाँ पर वर्क किया और ना ही इकोनॉमिक टाइम्स ने कोई वर्क किया, लेकिन ये चीज जरूर छप गई कि टेक क्रंच के अकॉर्डिंग। और टेक क्रंच कौन है? एक ऑनलाइन बिजनेस मींस ऑनलाइन न्यूज चैनल है, वो भी अमेरिका बेस्ड, यानी कि इंडियन मीडिया में अपना वर्क यहाँ पर जीरो है। बात सच हुई अगर ये कि ऐसा हो सकता है तो भी यहाँ पर बाइंग नजर आती है। और अगर ये बात ये हुई कि किसी ने सेल करना था तो भी 4 मिनट्स की गिरावट के बाद जस्ट 5% नीचे जैसे ही स्टॉक प्राइस आया, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बाइंग नजर आती है। दोनों ही सिचुएशन में बाइंग है। तो ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर बुलिश नजर आता है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर भी, जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है जो टॉप पर है उसके बेस पर भी यहाँ पर निगेटिव ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। और जो ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को लेकर, उसके हिसाब से भी मैं बुलिश हूं। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, दोस्तों का शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भी है, कराना भी है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।